जब नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि राजनीतिक रूप से लंबी पारी खेलने के लिए उन्हें मुसलमान वोटों की लगातार जरूरत होगी, बिहार सरकार ने तुरंत ही वह अनुदान राशि गुजरात सरकार को वापस लौटा दी। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। नीतीश की आत्मकथा लिखने वाले शंकर ठाकुर के अनुसार यही वह दिन था जब नीतीश और मोदी के बीच की लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर एक बहुत भद्दी शक्ल के साथ हुई। मैंने ऐसे नेता देखे कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है नितिन दूरी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गॉसिप। आज हमारी बात होगी वो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं भौगोलिक प्रदेश बिहार के बारे में होगी। 2005 के बाद में वहां पर लगातार नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी है वो लगातार सत्ता में रही है, लेकिन वो लगातार कमजोर हुई है और बीजेपी लगातार वहां पर मजबूत हुई है। इसी कहानी के बारे में आज हमारा वीडियो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2005 की है। बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए। लालू प्रसाद यादव के जो परंपरागत वोट माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक ने इस बार नीतीश कुमार को चुना और नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार लाने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार को यह बात तब समझ में आ गई कि लंबी राजनीतिक पारी खेलने के लिए उन्हें लगातार मुस्लिम वोटरों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से बीजेपी के साथ लगातार गठबंधन में होने के बावजूद एक कट्टर हिंदू नेता माने जाने वाले नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने लगातार दूरी बनाए रखी। बीजेपी में अरुण जेटली और सुशील मोदी से नीतीश कुमार अपना काम चला लिया करते थे। साल 2009 का समय आया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी थे। उनकी शक्ति प्रदर्शन हेतु लुधियाना में रैली थी और इस रैली का कार्यभार अरुण जेटली संभाल रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को भी बुलावा भेजा। नीतीश कुमार को यह पता था कि वहां पर भी नरेंद्र मोदी होंगे, तो उन्होंने रैली में आने की अनिच्छा प्रकट की। तो अरुण जेटली ने कहा कि यह आडवाणी जी की रैली है और आपको आना ही होगा। नीतीश कुमार के आडवाणी जी से अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने रैली में आना स्वीकार किया और वो आए। लेकिन रैली में नीतीश कुमार के साथ हुआ वही जिसका डर था। नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से बहुत ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और वो है भी। तो जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर आए तो नरेंद्र मोदी मंच पर आए और उनका अभिवादन किया और तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही जो मीडिया बंधु थे उन्होंने वह फोटो खींच ली और वह फोटो अगले दिन पूरे भारत में न्यूज़पेपर्स में और टीवी में लगातार हेडलाइंस द्वारा लपक ली गई। इससे नीतीश कुमार बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बोला कि मेरे साथ यह छल हुआ है। उसके बाद में राजदीप सरदेसाई अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने अरुण जेटली को कहा कि आपने अपना वायदा नहीं निभाया जेटली जी। अब समय आया साल 2010 का। बिहार के कोसी में भयानक बाढ़ आई और इस बाढ़ के सहायता राशि के रूप में तब की गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी और इस अनुदान राशि के कारण नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं को अपने यहाँ निवास पर रात्रि भोज के लिए बुलाया। 2010 में ही बिहार में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में और उस बैठक के समय पूरे पटना में नरेंद्र मोदी के जो सहायता वाले पोस्टर थे वो लगा दिए गए और विज्ञापनों में नरेंद्र मोदी की सहायता राशि की समेत विज्ञापनों को आट दिया गया। पूरे बिहार में ये विज्ञापन पहुंचे और जब ये विज्ञापन नीतीश कुमार ने पढ़े तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत बीजेपी के नेताओं के साथ जो रात्रि भोज का कार्यक्रम था उसे रद्द किया और बिहार सरकार ने तुरंत ही वह अनुदान राशि गुजरात सरकार को वापस लौटा दी गई। इससे नरेंद्र मोदी भी गुस्सा हुए और राजदीप सरदेसाई जो एक प्रसिद्ध पत्रकार है उनकी किताब में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने तब के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से कहा था कि आप नीतीश को मेरे साथ ऐसे आचरण की अनुमति कैसे दे सकते हैं। नीतीश की आत्मकथा लिखने वाले शंकर ठाकुर के अनुसार यही वह दिन था जब नीतीश और मोदी के बीच की यह लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर एक बहुत भद्दी शक्ल के साथ पेश हुई। 2010 में ही एक सहयोगी को नीतीश कुमार ने निजी रूप से यह कहा कि हम मोदी बीजेपी के बिना भी चल सकते हैं। 2010 के बाद में बीजेपी में लगातार नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता गया और
2013 में उन्हें चुनाव समिति का प्रमुख बना दिया गया और ऐसा करते ही नरेंद्र मोदी के चुनाव समिति के प्रमुख बनाए जाते ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और खुद को धार्मिक तटस्थता के पैरोकार के रूप में पेश किया। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। अब तक बीजेपी बिहार में अपनी जड़ें बहुत अच्छे तरीके से जमा चुकी थी। बिहार की बीजेपी की टीम ने महीनों तक की तैयारी करके नरेंद्र मोदी की पटना में एक विशाल रैली का आयोजन करवाया जिसका नाम था हुंकार रैली। दिल्ली से पत्रकारों को पटना में निर्यात किया गया। नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से पूरे पटना को आट दिया गया और इसी रैली में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मौकापरस्त व बगुला भगत कहा था। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या सार्वजनिक में जीवन में यह आचरण उचित है क्या? पूरी ताकत से बताइए, उचित है क्या? ऐसा आचरण मंजूर है क्या? कोसी अंचल के लोग मरे तो मरे, लेकिन मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा, ये चल सकता है क्या? जो अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते उन्हें हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी किताब में जब राजदेव सरदेसाई ने नीतीश कुमार से पूछा कि नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि जिससे वो इतने आहत हो गए, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि यह विचारधारा की लड़ाई है। यह देश सेकुलर था, यह देश सेकुलर रहेगा। कुछ लोगों को यह बात पता होनी चाहिए। ये सेकुलरिज्म की बात लगातार नीतीश कुमार इसलिए लाते रहते हैं क्योंकि इसी सेकुलरिज्म की वजह से मुस्लिमों का वोट बिहार में उनको मिलता है और इसी मुस्लिम वोटों की वजह से वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार बैठे हुए थे। इसलिए नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखना उनकी मजबूरी भी थी। इसके बाद बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव आया। उसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को जोड़कर एक गठबंधन बनाया जिसे महागठबंधन का नाम दिया गया। महागठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीतने में भी सफल रहे। महागठबंधन की 2015 में विजय हुई और वो सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2015 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे से विरोध में रहती थी हमेशा, तो इनके बीच में अंतर्विरोध होना लाजमी था। यह अंतर्विरोध मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ और ये दोनों टूट गए। महागठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आए, गठबंधन किया और मुख्यमंत्री की पद पर लगातार बने रहे, लेकिन बीजेपी लगातार अपना कद बढ़ाई जा रही थी। उसके बाद में 2020 का इलेक्शन आया, उसमें भी नीतीश कुमार और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा और इस बार भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर था परिणामों में। इस बार बीजेपी ने 76 सीट जीती थी, जबकि नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड है वो 43 सीट्स पर सिमट कर रह गई थी। ये पहली बार था जब बीजेपी बड़े दल के रूप में शामिल हुआ इस गठबंधन में। और अब तब से लेकर अब तक आते हैं हम, जब पिछले दिनों 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसके कुछ दिन बाद में बीजेपी में विधायक कुछ शामिल हुए, बिहार बीजेपी में कुछ विधायक शामिल हुए और एक दल के रूप में बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद में यही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बड़ा भव्य किया गया योगी आदित्यनाथ का, और उसमें उसी प्रकार नीतीश कुमार को बुलावा भेजा गया। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मजबूरी से शामिल हुए और यह मजबूरी आपको इस तस्वीर में नजर आती है कि 145 डिग्री का कोण बनाकर मिला जा रहा है नरेंद्र मोदी से, और यह फोटोजेनिक इवोल्यूशन लगातार दिख रहा है कि बीजेपी लगातार कैसे मजबूत होती गई बिहार में और नीतीश कुमार लगातार कमजोर कैसे होते गए।